ओके जी, सो वी आर इन वीक नंबर 14 और जो आज का टॉपिक है इस वीक का जो है वो है सॉलिड प्रिंसिपल्स। अगर कोर्स को देखें ना तो कोर्स को जब स्टार्ट में हमने कोर्स की आउटलाइन और जो उसका 16 वीक्स में जो उसका जो कोर्स ब्रेक डाउन था उसको डिस्कस किया था, तो उसमें चार चार मेन फेजेस थे। जिसमें चार मेन फेजेस में कोर्स को डिवाइड किया था, जिसमें से तीन हमने कर लिए हैं। ये एक जो फेज़ था वो एनालिसिस का था, वो हमने कर लिया। दूसरा फेज़ जो था वो डिज़ाइन का था, वो हमने कर लिया। तीसरा फेज़ जो था वो डिज़ाइन मैपिंग टू कोड, ठीक है, वो भी हमने कर लिया। तो ये यहाँ तक हमने काम कर लिया, ठीक है। कोडिंग हमने बिल्कुल डिटेल से नहीं की, लेकिन बस आपको जावा की बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतनी बता दी है कि आप उसमें अगर कोई डिज़ाइन प्रॉब्लम दी जाए तो उसका आप कोड कर सकते हो। चौथा फेज़ है जिसको वो किया था, नाम दिया था प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यूजिंग डिज़ाइन पैटर्न्स एंड प्रिंसिपल्स। ये तो अभी हम इस फेज़ में चले गए हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का है या प्रॉब्लम सॉल्विंग से मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव ये है कि हम किस तरीके से डिज़ाइन की क्वालिटी को इम्प्रूव करें। तो अभी से लेके ऑनवर्ड्स आगे जितने भी लेक्चर्स आएंगे ना, उसमें हम जो स्टडी करेंगे उसका सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये होगा कि कैसे हम डिज़ाइन की क्वालिटी को इम्प्रूव करें। तो आपको कुछ प्रिंसिपल्स बताऊंगा, कुछ पैटर्न्स आपको बताए जाएंगे कि कैसे इन पैटर्न्स को फॉलो करके हम हमारे कोड को या हम हमारे डिज़ाइन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज ही जो आपका ये जो टॉपिक है सॉलिड प्रिंसिपल्स, ठीक है, ये 5 प्रिंसिपल्स हैं। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ओपन क्लोज प्रिंसिपल, लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, इंटरफेस सेग्रीगेशन एंड डिपेंडेंसी प्रिंसिपल। ये सब प्रिंसिपल्स आज हम देखेंगे। तो इन सब प्रिंसिपल्स को पढ़ने का या समझने का क्या ऑब्जेक्टिव ये है कि कैसे हम डिज़ाइन क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। डिज़ाइन क्वालिटी को इम्प्रूव करने से मतलब क्या है, इसको ज़रा देखें। डिज़ाइन क्वालिटी को इम्प्रूव करने से मतलब ये है कि लेट्स से मेरे पास ये डिज़ाइन है, ठीक है। अब डिज़ाइन की जब हम बात करते हैं ना, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है ना कि डिज़ाइन हमारा फ्लेक्सिबल हो, सही है, लेस कॉम्प्लेक्स हो, लो कपलिंग रिक्वायर्ड है, कपलिंग कम हो, रीयूजेबिलिटी जो है वो डिज़ाइन में हो। ये हमारे ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं, इन सब प्रिंसिपल्स का घूम फिर के जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि डिज़ाइन आपका फ्लेक्सिबल हो, ठीक है, इजीली हम उसमें चेंजेस कर सकें। और चेंजेस करने का मकसद ये है कि हम डिज़ाइन की या अपने कोड की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर सकें, ठीक है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग कोड ऑलरेडी है उसमें हम चेंजेस हमें कम से कम करनी पड़े, ठीक है। तो आज सारे इन प्रिंसिपल्स का जो कहानी है ना वो यही है। तो हम पहले प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल से, और फिर इसको लेके आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये प्रिंसिपल्स हमें क्या कह रहे हैं। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। जब आप आखिरी प्रिंसिपल तक पहुंचोगे तो आपको समझ आएगी कि कैसे हम कोड करें। मतलब एक कोड आपको जो एग्जांपल में दिखाया होगा तो उसके 2 डिफरेंट वो दिखाए जाएंगे, मतलब 2 तरीक़ों से हो सकेगा, लेकिन एक तरीके से हमें एडवांटेजेस ज़्यादा उसके मिलते हैं। तो 5 प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। अच्छा, एक और चीज़, इस टॉपिक को आप ये जो प्रिंसिपल्स है इसको अच्छे तरीके से समझें। कल इसमें फिर आपका एक क्विज़ भी होगा इसी में, हाँ, इसी में क्विज़ होगा, इसी प्रिंसिपल्स में। तो जो दूसरी क्लास है उसको तो उसी वक्त पढ़ाया और उसी टाइम उनसे क्विज़ ले लिया गया, ठीक है। तो आपको तो टाइम ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो उनका दूसरा था क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन दूसरा होगा, ठीक है। तो अच्छा, क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से, वो जी सही है ना, क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से देखेंगे। आज आप लोग देख लें और देखते हैं ना, आज ये 5 प्रिंसिपल आज कवर होते हैं, नहीं तो फिर इन 5 में से जो रह जाएंगे वो कल हो जाएंगे, और कल उसके बाद फिर क्विज हो जाएगा।
अच्छा जी, सबसे पहला प्रिंसिपल, ये जो 5 प्रिंसिपल्स है इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल आपको ये कह रहा है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का मतलब क्या है? सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का मतलब ये है कि आपकी अगर हम क्लास की बात करें या कंपोनेंट की बात करें, अभी क्लास की हम बात करते हैं, कि जो आपकी क्लास है, ठीक है, आप उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करो, ठीक है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि अ क्लास शुड हैव ओनली वन रीज़न टू चेंज। एक फंक्शनैलिटी का मतलब ये नहीं है कि उस क्लास में फंक्शन एक हो, फंक्शन तो उसमें बहुत से हो सकते हैं, लेकिन उस क्लास का ऑब्जेक्टिव एक हो कि इस क्लास में ये क्या करना है। लेट से एग्जांपल लेता हूँ कि अगर एक क्लास है जिसका काम है एडमिशन्स को देखना, तो ये इस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एडमिशन्स के अलावा दूसरा कोई काम ये क्लास नहीं करेगी, ठीक है। अगर दूसरी क्लास है जिसको हम कहते हैं कि अटेंडेंस, हाँ, तो इस क्लास का जो ताल्लुक है वो सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस के साथ होना चाहिए, किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हम नहीं करते, ठीक है, ऐसा अगर हम नहीं करते तो क्या होगा, ठीक है, उसको भी देखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं और उससे फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कपलिंग कोहेजन तो आपको पता है ना, मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। कपलिंग क्या चीज़ है, जल्दी से बता दें। कपलिंग, हाँ, कोहेजन, हाँ, कितने, ये कोहेजन कपलिंग का ऑपोजिट जो है वो कोहेजन। कपलिंग ज़्यादा होगी कोहेजन कम होगी, कोहेजन ज़्यादा होगी कपलिंग कम होगी, ठीक है। अच्छा, मैं आपको अभी जो इसमें एग्जांपल है, ठीक है, उसको ज़रा देखते हैं और फिर आगे चलते हैं। देखिए ये क्यों ऐसा कहा गया कि क्लास की सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ठीक है, कोई उसका ऑब्जेक्टिव तो होगा ना। वो आपसे ये कहता है कि देखिए द मोर अ क्लास डज, इसका मतलब ये क्लास अगर एक से ज़्यादा डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ पे काम कर रही होगी, द मोर लाइकली इट विल चेंज, और द मोर अ क्लास चेंजेस द मोर लाइकली वी विल इंट्रोड्यूस बग्स। इसको ऐसे समझते हैं कि आपके पास एक क्लास है और इसमें लेट्स से 50 डिफरेंट फंक्शंस हैं, और वो फंक्शंस जो है वो इस तरह से हैं, लेट्स से कि जितने भी फंक्शन हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है, एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। अच्छा, अब होगा क्या कि ये जो क्लास है इसको हमने इन 50 फंक्शंस के लिए हमने इसको टेस्ट किया होगा और हमने डिफरेंट टेस्ट केसेस बनाए होंगे और इस क्लास को हमने टेस्ट किया होगा, ठीक है। टेस्टिंग पे आपका टाइम लगता है। एक क्लास को, मतलब बड़ी क्लास है, इसमें बहुत सी फंक्शनैलिटी, और हमने इस क्लास को टेस्ट किया, एफर्ट की, और ये हम फाइनल जब टेस्ट कर लिया उसके बाद हमने कहा हाँ भाई इस क्लास में कोई बग्स या एरर्स नहीं है और ये क्लास आपकी ठीक काम कर रही है। अब ऐसा है कि अब जो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स है वो आपको ये कहते हैं कि आप कोशिश ये करें कि जब भी डिज़ाइन में या आपको कोड में कोई चेंजेस करनी हो ना, तो वो चेंजेस इस तरीके से हो कि नया फीचर आ जाए, लेट से किसी दूसरी क्लास में आए, ठीक है। एग्जिस्टिंग जो क्लास है ना, इसमें चेंजेस जितनी कम से कम आप कर सकते हैं वो करें, ठीक है। वो बहुत रेयर ऐसा केस हो जाता है जिसमें आपकी लेट से मजबूरी हो जाती है कि इसी क्लास में चेंज करना है। अदरवाइज आपका डिज़ाइन ऐसा हो कि आप जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं जो पहले से चल रही हैं उसमें आप चेंजेस ना करें। क्यों ऐसे कहते हैं कि ये चेंजेस क्यों बार बार चेंजेस के अगेंस्ट जा रहे हैं कि चेंजेस ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन? उसका जो रीज़न है वो ये है, देखिए इस फंक्शन में लेट से आप कुछ चेंज करते हो और ये बाकी फंक्शंस भी क्या है, समहाउ किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के साथ क्या है, लिंक्ड है। अब उस एक चेंज की वजह से अगर उस चेंज करते वक्त आपने कुछ मिस्टेक कर दी तो क्या होगा, बाकी फंक्शंस भी क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे। तो एक चेंज की वजह से
बाकी फंक्शन के डिस्टर्ब होने का भी हमारा ये कंसर्न भी होता है कि बाकी फंक्शन में भी प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है। तो ये इस वजह से क्या है, इस वजह से इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। दूसरा अगर आपने ये एक चेंज, लेट से आपने एक चेंज किया, वो चेंज सही है, लेकिन आपको दोबारा इस पूरी क्लास को टेस्ट करना पड़ेगा। क्यों टेस्ट करना पड़ेगा? क्योंकि आपने ये जो फंक्शन है यहाँ पे इसमें क्या है, टाइटनिंग कपल्ड है, लेकिन अगर इसके अल्टरनेटिव ये जो फंक्शंस हैं या ये जो फीचर्स हैं, ये एक की बजाय 50 क्लासेस होती हैं, लेट से 50 क्लासेस होती हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। फिर मैं क्लास ए में चेंज करता तो क्लास 2 को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्लास 2 में चेंज करता क्लास 3 को कोई फ़र्क ना पड़ता, मैं क्लास 3 को चेंज ना कर, उसको टेस्ट ना करता। लेकिन अब चूंकि सारा कोड एक ही जगह पर है, ठीक है, और एक दूसरे पे डिपेंडेंसी भी है, और मैं एक जगह पे चेंज करता हूँ, तो फिर मेरा कंसर्न बनता है कि इस एक जगह पे चेंज करने की वजह से दूसरी जगह पे अफेक्ट तो नहीं होता। अगर शायद आपको, तो उसका सोल्यूशन क्या, सोल्यूशन ये है कि आपको पूरी क्लास को दोबारा टेस्ट करनी पड़ेगा। तो ये जो आपके पास, ये जो मैंने कहा कि आपने 50 या 100 टेस्ट केसेस देखे थे इसको टेस्ट करने के लिए, अब दोबारा से सारे टेस्ट केसेस दोबारा इस पर चलाओगे, तो आपकी एक चेंज की वजह से कितनी एफर्ट आपकी लगी। तो इसलिए कहते हैं कि आप इसको चेंज कोशिश करें कि कम से कम चेंज करें। तो उसके लिए उन्होंने एक सोल्यूशन ये बताया, ये प्रिंसिपल्स बताए हैं। इन प्रिंसिपल्स को जब आप फॉलो करोगे ना, अभी तो पहला प्रिंसिपल है जो बहुत स्टार्ट से है, तो इससे होगा यही कि आपके पास जो चेंजेस हैं वो इजीली अडॉप्ट हो सकेंगी। एग्जांपल, इसकी कोड की एग्जांपल देखिए ये क्लास है, इस क्लास को, ये क्लास जो है, ये जो ये प्रिंसिपल्स है, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, उसको वायलेट कर रही है। वायलेट इस तरीके से कर रही है कि इसको 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी ये है और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी ये। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी ये है कि ये क्लास क्या कर रही है, ये पोस्ट क्रिएट करते हैं। फेसबुक पे कोई पोस्ट क्रिएट करते हो, एज्यूम करो ये भी इसी तरह है कि आप कोई पोस्ट क्रिएट करते हो। ये क्लास वो पोस्ट क्रिएट करके डेटाबेस में और उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रही है, प्लस ये क्लास साथ में एक दूसरा काम भी कर रही है, एरर्स को लॉक कर रही है, एरर्स को लॉक कर रही है, ठीक है। मतलब कोई एरर आता है उसको एक लॉग फाइल में स्टोर कर रही है, ठीक है। अब ये दोनों कोड चूंकि एक ही क्लास में है, तो अब इन दोनों कोड के दरमियान जो कपलिंग का फैक्टर है ना, वो क्या है, वो बढ़ गया है। अब एक जगह पे चेंज करने से दूसरा अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। और अगर एक जगह पे चेंज करूंगा तो मैं बस दूसरे को भी टेस्ट करूंगा, ये ज़रूर करना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हमेशा कि एक जगह पे चेंज करने से दूसरा खामखा अफेक्ट होगा, लेकिन एक जगह पे चेंज करने से मुझे चूंकि अब ये पता है कि एक ही क्लास है, आप इसमें कपल है, तो मैं दूसरे को भी मस्ट टेस्ट करूंगा। तो ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है जिसमें आपको 2 फंक्शन नजर आ रहा है। आप एज्यूम करो कि आपके पास बहुत से फंक्शन हैं और इसी तरह वो एक ही क्लास के अंदर है, एक दूसरे पे उनकी डिपेंडेंसी है। तो आप एक जगह पे चेंज करते हो ना, तो आप फिर पूरे कोड को दोबारा से टेस्ट करते हो। इसका अल्टरनेटिव क्या है? इसका अल्टरनेटिव ये है कि आप क्या करो, इन 2 क्लासेस को सेपरेट कर दो। सेपरेट कैसे कर दो कि आपके पास एक ये क्लास अलग है, पोस्ट की क्लास, और ये दूसरी क्लास है एरर लॉगर की, ये क्लास अलग हो गई है, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखें, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ से हमने इस क्लास को इस क्लास के साथ लिंक कर दिया, जैसे अक्सर हम करते हैं ऑब्जेक्ट बनाकर, ठीक है। एरर लॉगर की क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और यहाँ से उसके लॉग फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देखें, ये क्लास जो है ये एक अलग क्लास है। मैं इस क्लास में यहाँ पर अगर कुछ चेंजेस करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर चेंजेस करता हूँ, तो इस क्लास मतलब यहाँ पर चेंजेस करने से मुझे इस क्लास को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्लास के जो ये कोड लिखा है ना, ऊपर वाला कोड जो लिखा है क्रिएट पोस्ट मैसेज, मुझे इसको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उस क्लास में कुछ चेंज किया ही नहीं है। उस क्लास में मैंने कोई चेंज किया नहीं, मैंने तो चेंज इस क्लास में किया है, ठीक है। लेकिन अगर इसी तरह ये दोनों एक ही क्लास में होते हैं, ठीक है, और लेट से लाइन 1, 2, 3 और 3 के बाद 4, 5 लाइन से ये लॉग वाला कोड शुरू हो रहा है और ये आपस में इस तरह से लेंगे, तो मैं कहाँ पे भी चेंज करूँ, मैं पूरी क्लास को दोबारा से टेस्ट करूँगा, ठीक है। तो इस टेस्टिंग की एफर्ट से बचने के लिए, प्लस टेस्टिंग की एफर्ट से बचने के लिए, और दूसरा ये कि आपकी छोटी सी गलती पूरी इस क्लास को जो पहले ठीक काम कर रही थी उसको डिस्टर्ब कर सकती है, ठीक है। तो ये तो देखिए, तो छोटी एग्जांपल है ना, इसमें आपके माइंड में ये आता होगा क्या
ये तो बहुत छोटी सी एग्जांपल है, और इसमें अगर हम वहाँ चेंज करें भी तो इतना फर्क नहीं। लेकिन आप अब वर्स्ट केस सोचो, वर्स्ट सिनारियो को सोचो, जहाँ पे आपके पास एक क्लास में बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, तो आप वहाँ पर आप अक्सर आप देखें, आप अपना लिखा हुआ कोड भी आप उसको एक महीने बाद देखो, आपको नहीं समझ आती। अगर अच्छे से आपने कमेंट नहीं किया, आप दोबारा से देखते हो उसको, लॉजिक को आप लॉजिक को समझते हो। तो इसी तरह यहाँ पे कोड जो हमने पहले किया, अब मैं आके दोबारा उसमें चेंजेस करूँ, फिर दोबारा चेंजेस करूँ, तो मुझे लास्ट टाइम मेरे माइंड में कुछ और था, अभी मेरे माइंड में कुछ और था, तो मुझे हर बार चेंज करने के लिए वो सारा कोड दोबारा से समझना पड़ेगा। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। तो इसलिए ये चीज़, ये पहला जो प्रिंसिपल है, ये आपको ये कहता है कि आप क्लासेस को क्या करो, सेपरेट रखो। हर क्लास के लिए एक फंक्शनैलिटी डिफाइन करो, ठीक है, एक उसका ऑब्जेक्टिव डिफाइन करो कि ये क्लास ने क्या करना है। अगर इस क्लास का ताल्लुक अटेंडेंस के साथ है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस से रिलेटेड ही काम होगा। और अगर आप इस तरह नहीं करोगे तो फिर क्या है, वो कपलिंग फैक्टर बढ़ेगा और चेंजेस इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। जितनी बार बार चेंजेस करोगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने का खदशा है, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल आपको पढ़ाया हुआ है, लेकिन मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। ओपन क्लोज प्रिंसिपल में हमने क्या बात की थी? सर अटेंडेंस की क्लास है, उसमें और दूसरा क्या मतलब यूज हो सकता है? ये तो मैंने ऐसी आपको एक एग्जांपल दी थी ना। कोई भी अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आपके पास अटेंडेंस के अलावा कोई और एग्जांपल देख लेते हैं इसको रिलेट करने के लिए, कि आपने एक ही क्लास में एक से ज़्यादा फंक्शन, जैसे ये अभी आपको ये एग्जांपल दी कि एक तरफ पोस्ट भी क्रिएट कर रहा है, दूसरी तरफ एरर को लॉग भी कर रहा है, ठीक है। दो अलग अलग काम है, एरर को लॉग करना अलग काम है, पोस्ट क्रिएट करना और उसको डेटाबेस में स्टोर करना, दैट इज समथिंग एल्स। दोनों को एक ही क्लास में कर दिया है, तो अब ये आप इसमें क्या, इनकी डिपेंडेंसी बढ़ गई है। रिलेटेड तो पोस्ट ही है ना दोनों। क्या चीज़? काम तो दोनों रिलेटेड पोस्ट ही है। लेकिन अलग कर ले तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अलग करने से आप देखें, यहाँ पर अगर देखें, एग्जाम्पल एक्चुअली थोड़ी सी बहुत सिंपल है, तो इसको थोड़ा सा कैच करने में थोड़ा सा मसला इसलिए हो रहा है कि एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। देखें, मकसद ये है कि पहले यहाँ पे देखें, पहले मैंने यहाँ पे कुछ चेंज किया, एक मिनट देखिए, पहले मैंने यहाँ पे कुछ चेंज किया इस एरर वाले कोड में, ठीक है। इसके चेंज करने से, चेंज मैंने यहाँ पे किया, लेकिन मैं इस क्लास को दोबारा से पूरी क्लास को टेस्ट करूँगा, चाहे कितने और फंक्शन लिखे हो। आप एज्यूम करें यहाँ पे 10 फंक्शंस हैं डिफरेंट, मैं बाकी को भी टेस्ट करूँगा, क्योंकि समहाउ ये फंक्शंस या ये जो कोड है, ये आप इसमें क्या है, रिलेटेड है। एक ही क्लास के अंदर मुझे पूरी क्लास को दोबारा टेस्ट करना पड़ेगा। मैं इस लाइन नंबर 2, 3, 4 से इसको टेस्ट नहीं करूँगा, मैं पूरे वो करूँगा। बात समझ आ गई? लेकिन जब इसको 2 क्लासेस में सेपरेट किया, तो अब अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ तो मैं इस क्लास को नहीं टेस्ट करूँगा, और अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ तो मैं इस क्लास को टेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। जस्ट इस चीज़ से बचने के लिए, अगर आपके पास इस तरह 10 क्लासेस हो, तो कोशिश हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि एक क्लास में मैं अगर चेंज करूँ ना, तो उसकी वजह से मुझे दूसरी क्लास को टेस्ट ना करना पड़े। तो इट्स मीन अगर मैं दूसरी क्लास को टेस्ट नहीं करता, इट्स मीन उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में भी इसी तरह करते हैं ना, अगर हमें कोई फंक्शन, हाँ, कोई नई चीज़ ऐड करनी होती है, तो उसको हम अलग से पहले चेक कर लेते हैं कि वो हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा, हाँ, तो हम उस क्लास में ऐड कर देते हैं वो फंक्शनैलिटी। मतलब ठीक। फिर हमें पूरा पीछे से सारे उसको चलाना नहीं पड़ता, चेक नहीं करना। मतलब एक फंक्शन अगर पिछले फंक्शन के साथ लिंक है और वो उससे पिछले के साथ, उससे पिछले के साथ, हाँ, तो सबको फिर चेक नहीं करना पड़ता ना। नहीं, आप क्यों नहीं कर सकते? क्यों आपको करना पड़ेगा? मैं यहाँ पे फंक्शन नहीं, आप ऐसा करो कि आपने किसी एक लाइन में, लेट से एक नई स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट लाइन नंबर 6 के बाद लाइन नंबर 7 में आपने एक नई लॉजिक लिखी, एक नई स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस करा दी, तो क्या 6 के बाद एग्जीक्यूशन इस पे आएगी ना, तो आपको उसको दोबारा टेस्ट करना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको देखिए, इस कोड को मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ पे लाइन्स वाइज इसको असाइन नंबर देता हूँ। अभी टेस्टिंग तो हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन 4, 5, 6, 7, 8 डिफरेंट लाइन्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अभी टेस्टिंग में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक को कहते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, एक को कहते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या करते हैं, देखिए, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में ये करते हैं, ब्लैक उसका नाम है ना, ब्लैक बॉक्स, उसका मतलब ये है कि हमें ब्लैक बॉक्स को आप देखो, आपको उसमें कुछ नज़र नहीं आता। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में होता है कि हम जो कोड है ना, हम अज्यूम करते हैं कि हमें कोड का पता नहीं है, हमने फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना है। तो हम पता क्या करते हैं, हम हमारे सॉफ्टवेयर को जो भी फंक्शनैलिटी है उसको इनपुट देते हैं,
और आउटपुट लेते हैं। इसको ज़रा समझते हैं, ठीक है। मैं इसको आपको ये अभी जो एग्जांपल, अभी जो ये टेस्टिंग की बात समझाता हूँ ना, इससे आपका ये क्वेश्चन ज़रा क्लियर हो जाएगा। देखिए, दो तरह की टेस्टिंग है, एक ब्लैक बॉक्स है, एक वाइट बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम ये करते हैं कि हम लेट से आपके पास एक फीचर है, यहाँ पे कोई सर्च बॉक्स सा बना हुआ है और आप यहाँ पे कुछ रोल नंबर इंटर करते हो और रोल नंबर इंटर करने के बाद आपको आपका रिकॉर्ड मिल जाता है। इस तरह से कोई फंक्शनलिटी है। अब इसको मैं ब्लैक बॉक्स वे में टेस्ट कैसे करूँगा? मैं रेंडमली कुछ डेटा जनरेट करूँगा, रेंडमली कुछ रोल नंबर 1, 3, 5, 6, 7, और वो मैं यहाँ पे डेटा दूंगा और रिजल्ट देखूंगा कि रोल नंबर 1 के अगेंस्ट रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड ही आ रहा है, ठीक है। तो 8-10 बार इस तरह से चेक कर लिया तो मैंने कह लिया हाँ भाई, जो आउटपुट एक्सपेक्टेड था वही आ रहा है। इसे कहते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। अच्छा, जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है उसमें हम क्या करते हैं, उसका नाम है वाइट बॉक्स। उसमें हम टेस्ट करते हैं कोड को, और कोड को टेस्ट पता कैसे करते हैं? कोड को टेस्ट ऐसे करते हैं कि हम ये करते हैं कि आपके पास यहाँ पे दोबारा ज़रा कोड पे जाते हैं और हम ये देखते हैं कि आपके पास ये जो 1, 2, 3 लाइन नंबर है, इसमें से क्या हर लाइन एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं, ठीक है। क्या हर लाइन पे कंट्रोल जा रहा है और उससे नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है कि नहीं जा रहा। हम उस कोड देखें, आपके पास 200, 300, 400, 500 लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ज़रूरी तो नहीं कि हर बार आपने उसको टेस्ट किया तो लाइन 1 से स्टार्ट होगा, वो एंड पे जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि लाइन 1 से एक फंक्शन कॉल हो और वो डायरेक्ट लाइन नंबर 100 से 300 पे जंप कर ले और वहाँ पे वो कोड चले, ठीक है। तो आपने जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, आप उसमें कोड की एक एक लाइन को टेस्ट करते हो, ठीक है। तो उसका एक तरीका है, साइक्लोमेटिक ग्राफ, एक कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, और उससे करते हैं। उसमें मैं नहीं जा रहा, लेकिन कहने का मतलब हम ये मेक श्योर करते हैं कि मेरे कोड में जो 200 लाइन लिखी हुई है, इसकी हर लाइन जो है ना वो एग्जीक्यूट हो रही है, सही है। तो उस केस में, इस केस में अगर आप सोचो तो मैं अगर लेट से एक जगह पे चेंज करता हूँ, तो अब एक जगह पे चेंज करने से इतना ज़्यादा कोड लिखा है, मुझे क्या पता कि कहीं और भी इफेक्ट आ रहा हो, मुझे दोबारा से उस सारी लाइन ऑफ कोड को चेक करना हो, तो वो कंसर्न यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है। ये टेस्टिंग हम डिटेल से पढ़ेंगे उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो अभी जस्ट आपके आंसर को, क्योंकि अभी ये बहुत सिंपल है ना, अभी माइंड नहीं इसको एक्सेप्ट कर रहा कि इस एक जगह पे चेंज करने से हम उसको दोबारा क्यों करें। लेकिन आप वर्स्ट केस सोचो, 300-400 लाइन ऑफ कोड लिखा है और वो कोड सारा आप इसमें कहीं ना कहीं लिंक है, तो हमारा एक कंसर्न बढ़ जाता है कि भाई इस एक चेंज की वजह से क्या पता लूप में कोई गलती कर दी, ठीक है। और वो लूप की एग्जीक्यूशन ये है कि कुछ सिनारियों में तो वो लूप वो हो रहा है, चल रहा है, लेकिन कुछ सिनारियों में वो लूप नहीं चल रहा, ठीक है। तो वो फिगर हमें कैसे पता चलेगा, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, उसको टेस्ट करना, ठीक है। इस चीज़ को ज़रा क्लियर करें। अगर अभी भी क्लियर नहीं हो तो मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ, कोड के साथ एक टेस्ट की एक एग्जांपल है और मैं आपको दे सकता हूँ। क्लियर है कि नहीं? दे दूँ एग्जांपल? दे दूँ? चलिए, ये अच्छी बात है। मुझे सिर्फ आप उसके लिए 2 मिनट दे दें। मैं जो वो कोड है ना, वो मेरे पास एक स्लाइड में पड़ा हुआ है। ये नेट क्यों काम नहीं कर रहा? वाईफाई हाँ, वाईफाई बंद है, सॉरी, मेरे ऊपर वो लगाया हुआ था। अच्छा जी, अच्छा, आईपी भी मुझे वो करना है, प्रॉक्सी बंद करनी है। अच्छा, हो जाएगा। अच्छा, देखिए जी, वो टेस्टिंग से बात वो हुई थी, ठीक है। तो वो आपको बताने के लिए कि क्यों ये ज़रूरी है। मैं कोड में अगर कहीं पे चेंज करता हूँ ना,
क्यों ज़रूरी है कि मुझे उसको कोड की एक एक लाइन को टेस्ट मस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, इसको मैं इसमें ओपन कर लेता हूँ कि मैं एनोटेट कर सकूँ। देखिए, ये जो कोड है ना, इस कोड में हो ये रहा है कि इस कोड को हम 2 स्ट्रिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। 2 इसको स्ट्रिंग्स मिलती हैं और ये उन स्ट्रिंग्स को देख के ये बताता है कि क्या ये 2 स्ट्रिंग्स जो है, ये दो स्ट्रिंग्स दे रहा हूँ, क्या ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। इक्वल से मतलब ये है कि मैं उसको 2 वर्ड्स दे रहा हूँ कि कैट एंड डॉग, तो ये देख के बताए कि क्या ये दोनों कैट और डॉग सेम वर्ड है कि नहीं, ठीक है। ये सिनारियो इसमें। अच्छा, एक कोड को भी समझाता हूँ। उस कोड को समझने से पहले, अब अगर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की बात करें ना, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की, तो उसमें होगा क्या, मैं इस कोड को रैंडमली कुछ इस तरह से डेटा जनरेट करके मैं इसको दूंगा। एक मैंने से दिया कैट, एक मैंने दिया डॉग, इसने मुझे रिजल्ट दिया फॉल्स। फिर मैंने दूसरा ये 2 सेम दे दिए, हैन, इसने रिजल्ट दे दिया ट्रू। फिर मैं इसी तरह इसे और टेस्ट केसेस लिख रहा हूँ और ये कुछ इसके मैं रिजल्ट देख रहा हूँ। मैं इसकी बेस पे कुछ देखता हूँ कि भाई फंक्शनैलिटी काम कर रही है कि नहीं। इसे कहते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि आप इसको लेट से जो टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि आपने जो डेटा से इसको टेस्ट किया, ठीक है, जो डेटा से आपने इसको टेस्ट किया और इसके जो रिज़ल्ट आया आप इस पर 100% रिलाई करें कि हाँ कि बस ये बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रॉब्लम आपकी कोड में भी हो सकती है। अब इस कोड में एक मसला क्या है, इस कोड में मसला ये है कि लॉजिक लिखने वाले ने ये लॉजिक ऐसे लिखी है। अगर आप यहाँ पर देखें इस कोड को, तो यहाँ पे ये इस स्ट्रिंग का फंक्शन है, एक इसको 2 स्ट्रिंग्स मिल रही हैं, ठीक है, और यहाँ पे बूलियन रिजल्ट एक वेरिएबल बनाया हुआ, और यहाँ पे कह रहा इफ़ पहली कंडीशन ये है कि स्ट्रिंग लेंथ ए और स्ट्रिंग लेंथ बी अगर इक्वल नहीं है, ठीक है, तो रिटर्न रिजल्ट इज इक्वल टू फॉल्स, अदरवाइज एल्स की केस में वो यहाँ पे जा रहा है। तो पहला ये है कि पहले उसके जो वर्ड्स हैं उसको गिन रहा है। लेट्स से कि दोनों में 3-3 वर्ड्स हैं, अगर हैं तो फिर उसको चेक करने की ज़रूरत है ना। तो पहला केस तो ये हो गया कि हाँ भाई 3-3 वर्ड्स हैं, दोनों में 3-3 अल्फ़ाबेट्स हैं, इसको अब आगे चेक करो। अब आगे क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे उसने क्या लगाया, लूप लगाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें इस यहाँ पर इफ़ ए आई, मतलब जो एरे की पहली इंडेक्स का जो एक कैरेक्टर ए का जो पहला इंडेक्स पे जो कैरेक्टर पड़ा है उसको मैच कर रहा है किसके साथ, दूसरे जो स्ट्रिंग है उसकी कैरेक्टर एरे की पहले वर्ड के साथ। पहले को चेक कर रहा है, पहला अगर इक्वल है तो क्या आता है, रिजल्ट ट्रू, ठीक है। लेट्स से वर्ड्स ऐसे हैं कैट एंड डॉग। तो अब इस केस में दोनों वर्ड्स लेट्स से वो नहीं है, क्या कहते हैं, इक्वल नहीं है, तो ये तो ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह के वर्ड्स हों, कैट और आपके पास रैट, ठीक है। अब इसमें देखें ज़रा, दोनों के पहले 2 वर्ड्स तो डिफरेंट है, लेकिन तीसरा वर्ड दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है। तो पहला वर्ड लेट्स से इसने चेक किया, ठीक है, वो वहाँ पे हमने क्या रिजल्ट में ट्रू नहीं आया, रिजल्ट में फॉल्स आया। फिर लूप चला, दूसरा वर्ड चेक किया, रिजल्ट में क्या आया, ट्रू, सॉरी फॉल्स, लेकिन मैच नहीं कर रहे थे ना। लेकिन तीसरा वर्ड जब चेक किया कैट और टी, तो ये रिजल्ट में क्या आया, ट्रू। और इसकी जब ये लूप 3 दफ़ा चल गया, लूप एंड हो गया, इसकी बॉडी से बाहर निकल के रिटर्न क्या कर रहा है, रिजल्ट। तो अब आप ये देखें इस कोड में मसला क्या आता है। इस कोड में मसला ये है कि आपके पास ये जो रिजल्ट को वेरिएबल को जो रिटर्न कर रहा है, ठीक है, प्रीवियसली स्टेट सेव नहीं कर रहा, पहला वर्ड दूसरा वर्ड, जहाँ पे आपका ये लूप एंड होता है और उस वक्त जो आखिरी वर्ड चेक हुआ उसकी बेस पे ये रिजल्ट को वहाँ पर भेज रहा है। तो पहले 2 वर्ड मैच नहीं किए, सी और कैट और रैट के केस में पहले 2 वर्ड मैच नहीं किए, लेकिन आखिरी वर्ड मैच किया और आखिरी वर्ड की बेस पे उसने रिजल्ट को रिटर्न कर दिया। और ये आपको क्या देगा कि कैट और रैट 2 क्या है, इक्वल है, जो कि इक्वल नहीं है, ठीक है। तो बताने का मकसद ये कि आपके कोड में
ऐसी मिस्टेक आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब इस तरह की मिस्टेक देखें, इस तरह की मिस्टेक आपको बाज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। अगर आप इसको यहाँ पे देखें, ये कैट और रैट के केस में आपको एरर देगा, लेकिन इसे अगर आप दो डिफरेंट वर्ड्स दे दें कैट और डॉग के केस में, ये आपको रिजल्ट सही देगा, ठीक है। एलिफेंट और कोई और ऐसा वर्ड उसकी तरह हो, ये आपको रिजल्ट सही देगा, सही है। तो बाज़ाहिर तो आपको लग रहा है कि ठीक है, लेकिन ऐसी मिस्टेक्स पॉसिबल हो सकती हैं। तो इसलिए हमें कोड को इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि एक चीज़ जो पहले से ठीक चल रही है, 100% हमने उसको टेस्ट भी कर लिया, अब उसमें चेंजेस ना करें, क्योंकि उसके चेंज करने से अगर इस तरह की कोई मिस्टेक हमने कर दी तो वक्ती तौर पे या तो एक तरीका ये कि दोबारा से उसको A to Z टेस्ट करो जिस तरह पहले किया था, तो वो आपकी एफर्ट बढ़ाती है। और अगर आप उसे पूरी तरह टेस्ट नहीं करते तो शायद इस तरह के केस में आपको कुछ वर्ड्स पे आपको वो सही रिजल्ट दे रहा है आपको कि कोई मसला, लेकिन बाद में चल के आपको मसला आएगा, ठीक है। तो उस चीज़ से बचने के लिए ये प्रिंसिपल में आपको ये कहा गया कि आपकी जो वो ये है, ये आपको प्रिंसिपल में आपको घुमा फिरा के इस पॉइंट पे ला रहे हैं कि आप डिज़ाइन इस तरह से करें, मॉड्यूलरिटी को इस तरह से अचीव करें कि आपके पास जब कोई चेंजेस आए, ठीक है, पहले तो कोशिश करें कि चेंजेस एग्जिस्टिंग कोड में करें ही ना। बहुत ही वर्स्ट सिनारियो है तो फिर तो ठीक है, मतलब कोई और ऑप्शन नहीं है तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज डिज़ाइन आपका इस तरह से हो कि आप एग्जिस्टिंग कोड में चेंजेस ना करें और जब कोई नया फीचर डालना है वो आप किसी नई क्लास में करें, जैसे आपके पास यहाँ पे ओपन क्लोज प्रिंसिपल में आपको बताया जा रहा है। ओपन क्लोज प्रिंसिपल में आपको ये बताते हैं कि सॉफ्टवेयर की जो भी एंटिटीज़ हैं, क्लासेस हैं, मॉड्यूल्स हैं, उसके लिए ये रूल फॉलो करें कि दैट शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो इसके लिए क्या था, इसके लिए ये था, देखें उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, हम पहले भी बात की है। देखें दो क्लासेस हैं, क्लास ए, क्लास बी। मुझे क्लास बी में कुछ चेंज करना है, ठीक है, लेट्स क्लास बी में नहीं, एक नया बिहेवियर ऐड करना है। तो एक तरीका तो ये कि क्लास बी में मैंने एक नया फंक्शन ऐड कर दिया, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है बिहेवियर 1, बिहेवियर 2। एक तरीका तो ये है, लेकिन इस तरीके में हम क्या कर रहे हैं, ओपन क्लोज प्रिंसिपल की वायलेशन कर रहे हैं। ओपन क्लोज प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि आप एक्सटेंड तो कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते। देखिए ये जो अभी आपको पूरी जो टेस्ट वाली कहानी बताई ना, उसी चीज़ से बचने के लिए उन्होंने ये प्रिंसिपल बनाया है कि आप एग्जिस्टिंग चीज़ को टेस्ट और एग्जिस्टिंग चीज़ में चेंजेस ना करो। तो अब क्या करें, तो इसके लिए तरीका ये है कि आप क्या करें, आप पॉलीमॉर्फिज्म को यूज़ करें और आपका डिज़ाइन इस तरह से फ्लेक्सिबल हो। जैसे ये एग्जांपल है कि आपके पास एक पेरेंट क्लास है, ठीक है, जिसके आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लिया, उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, जो क्लास भी इसको डिराइव करेगी वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन देगी। अब आने वाला जो भी नया फीचर है वो चाइल्ड क्लास में आएगा। ये बात समझ आ गई। तो अब इसमें देखें ये एक्सटेंशन के लिए तो ओपन है, लेकिन मॉडिफिकेशन के लिए क्या है, क्लोज है। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? ये एग्जांपल हमने कोई 2-3 बार पहले आपको बताई थी, एनिमल वाली एग्जांपल के केस में, बैंक के सिनारियो में, वो ट्रांजैक्शन वाले केस में कि पेरेंट क्लास है ट्रांजैक्शन और जो चाइल्ड क्लासेस हैं डिपॉजिट, विड्रा और वो। तो अब इसमें क्या होगा, जब भी कोई नया फीचर आएगा वो कैसे आएगा, वो यहाँ पर हम एक नई क्लास बनाएंगे, एक चाइल्ड क्लास, और उसको पेरेंट से इनहेरिट करेंगे और इस हायरार्की में हम उसको ऐसे लेके आएंगे। अब देखिए इस तरह के इसको अडॉप्ट करने से हुआ क्या, इसको अडॉप्ट करने से ही हुआ कि जो पहले से क्लासेस बनी हुई थी हम उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे, नया फीचर लेके आए, नई क्लास बनाई, नई क्लास में चेंज किया। बात समझ आ गई? तो देखिए वही जो अभी जो आपको एग्जांपल दी ना, तो वो आपके इस कंसेप्ट को समझने के लिए काफ़ी है कि आपके कोड में एक मिस्टेक आपके पास, मतलब कोड में आप गलती कर सकते हो, वो गलती आपको फ़ौरन उसी वक्त नज़र नहीं आती है। वो गलती टेस्टिंग करते हैं, क्यों टेस्टिंग इसीलिए करते हैं कि कुछ चीज़ें आपके सामने नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन वो प्रॉब्लम है, हर किसी का अपना हुआ है। तो ये प्रॉब्लम्स टेस्टिंग करने के बाद जो बग्स हैं ये तभी सामने आते हैं जब आप एक्सेसिव टेस्टिंग करते हैं। एक्सेसिव टेस्टिंग का मतलब ये कि आप हर तरीके से उसको टेस्ट करते हो। समझ आ गई? तो अगर आप एग्जिस्टिंग चीज़ों में एग्जिस्टिंग कोड में मॉडिफिकेशन करते हो तो फिर इस तरह से आपको दोबारा से सारी उसको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। नहीं करते तो आपको प्रॉब्लम आएगी। उसकी आपको अभी एग्जांपल दे दी। तो इसलिए ये प्रिंसिपल्स हैं कि ये प्रिंसिपल्स हमें ये बताते हैं कि आप एग्जिस्टिंग चीज़ों में चेंज ना करें और डिज़ाइन को ऐसे लेके चलें कि वो एक्सटेंड हो सके लेकिन मॉडिफाई ना हो सके। ठीक है, 5 प्रिंसिपल्स हैं
दो हो गए हैं, तीसरा भी करते हैं और फिर नेक्स्ट दो जो है वो हम इंशाल्लाह से कल की क्लास में करेंगे। अच्छा देखिए, तीसरा प्रिंसिपल है लिस्कफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल भी पहले दो प्रिंसिपल की तरह आपको यही बता रहा है कि आप डिज़ाइन के अंदर, जो बार बार मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि आप डिज़ाइन के अंदर ये देखो कि आपकी मॉडिफिकेशन करने से, आपके चेंज करने से, आपको लेट्स से कोई नया फीचर ऐड करने से एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर तो डिस्टर्ब नहीं होता। तो ये अब इनहेरिटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। लिस्कफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल क्या कहता है, इस चीज़ को ज़रा देखें गौर से। इसकी पहली लाइन जिस आप समझ लें तो इसी में ही सारा ये प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल आपसे ये कहता है कि जब कभी आप इनहेरिटेंस यूज़ कर रहे हो तो उस इनहेरिटेंस जब आप यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए प्रिंसिपल ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है सुपर क्लास का, ठीक है, दैट शुड बी रिप्लेसेबल बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि आपके पास एक पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास को कौन सी क्लास रिप्लेस करती है, चाइल्ड क्लास। रिप्लेस का मतलब ये नहीं कि उसको ख़त्म है, रिप्लेस का मतलब ये है कि पेरेंट क्लास आपके अंदर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास देती है, ठीक है। तो अगर इस तरह से सिनेरियो आ जाए, ज़रा इसको देखें। अब ये जो डिज़ाइन है ना, ये जो डिज़ाइन है ये लिस्कफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल की वायलेशन नहीं कर रहा। लिस्कफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल की वायलेशन क्यों नहीं कर रहा? वो इसलिए नहीं कर रहा कि लिस्कफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल ये कहता है कि आपकी जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास को रिप्लेस कर सके। रिप्लेस करने का मतलब ये है, यहाँ पे देखें, आपकी पेरेंट क्लास इसमें कौन सी है, अकाउंट की क्लास। अकाउंट की क्लास आपकी, इसको हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया, इसमें आपके पास दो फंक्शंस हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, डिपॉजिट और विड्रॉ। अब आप देखिए अकाउंट की एक टाइप आई करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में भी डिपॉजिट की इम्प्लीमेंटेशन हमने दी और विड्रॉ की हमने इम्प्लीमेंटेशन दी। तो देखिए इस क्लास ने इसको रिप्लेस किया। रिप्लेस का मतलब ये कि उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट, उसके अंदर जो फंक्शनलिटीज़ थी, फंक्शंस थे, उसको इम्प्लीमेंट किया, इसकी इम्प्लीमेंटेशन दी। अच्छा, दूसरी क्लास आई सेव अकाउंट, उसमें भी हमने डिपॉजिट और विड्रॉ की इम्प्लीमेंटेशन दी। अभी भी लिस्कफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल वायलेट नहीं हुआ। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे ये लिस्कफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल जो है ये वायलेट होगा। कैसे वायलेट होगा? लेट्स से आपके पास एक क्लास आई, एक नया अकाउंट की टाइप आई, फिक्स्ड डिपॉजिट। इसको ज़रा देखें। अच्छा फिक्स डिपॉजिट जो है, इसमें क्या इसका सिनेरियो क्या है? इस फिक्स डिपॉजिट में ये है कि आप डिपॉजिट तो कर सकते हो, विड्रॉ नहीं कर सकते। ऐसा अकाउंट की टाइप आई जिसमें आप डिपॉजिट तो कर सकते हो, विड्रॉ नहीं कर सकते। अच्छा आप देखो, अब जब इस क्लास को मैं यहाँ पे इस हायरार्की के अंदर लाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम आएगी? क्या प्रॉब्लम आएगी? हाँ, डिपॉजिट का फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन में तो मैं दूंगा, विड्रॉ नहीं कर सकता। अब जब विड्रॉ नहीं कर सकता ना, उसमें तो विड्रॉ है नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं, ठीक है, और उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं? जिसकी इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास जो उसको डिराइव करेगा वो देगा। तो अब ये जो नई आने वाली क्लास है फिक्स्ड डिपॉजिट, इसने दो इम्प्लीमेंटेशन देनी है। कौन सी? एक डिपॉजिट की, एक विड्रॉ की। डिपॉजिट की ये दे सकेगा, विड्रॉ की ये नहीं दे सकेगा। क्या होगा? अब आपके लिस्कफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल की वायलेशन हुई है। वायलेशन इसलिए हुई है कि वो उसको फुली रिप्लेस नहीं कर सकेगा। हम करेंगे क्या? आप करोगे क्या करोगे आप? इस तरह से सोल्यूशन हमारे पास क्या है? सोल्यूशन ये है, हम इसकी जो इनहेरिटेंस की जो हायरार्की है ना, इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे और इस तरह से इसको बनाएंगे। देखें यहाँ पर ज़रा देखें, सुपर क्लास में हमने एक फंक्शन जो रख दिया डिपॉजिट, और उससे दो सब क्लासेस हैं, एक विड्रॉ अकाउंट और एक फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट। अब डिपॉजिट की इम्प्लीमेंटेशन ये भी दे रहा है, डिपॉजिट की इम्प्लीमेंटेशन ये भी दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट है, वो यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस क्लास में अगर यहाँ से देखें, पहले डिज़ाइन इस तरीके से था, अब डिज़ाइन इस तरीके से था। कितनी ज़्यादा मॉडिफिकेशन हमने की, डिज़ाइन को कितना हमने चेंज किया। तो आप ऐसा एज्यूम करो कि ये आपके पास कोई 20-25 क्लासेस का डिज़ाइन बना हुआ है और आप उस डिज़ाइन के पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो अभी वो जो कोड वाली एग्जांपल दी,
ठीक है। तो इस तरह के डिज़ाइन में चेंज करने से अगर आप कोई छोटी सी गलती कर दो तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी, पूरा का पूरा डिज़ाइन, पूरी की पूरा सिस्टम जो पहले से ठीक चल रहा था, ठीक है, अब आपकी छोटी की गलती से पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। आप पूरी इनहेरिटेंस की हायरार्की को चेंज कर रहे हो। ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा गलती करो, आपने चेंज किया वो ठीक होगा, हो भी सकता है, लेकिन गलती का चांस तो है ना। तो उसको जब एक चेंज की वजह से आपको पूरे सिस्टम को दोबारा से टेस्ट करना पड़ेगा, तो टेस्टिंग की भी कॉस्ट होती है। टेस्टिंग ऐसे फ्री में तो नहीं होती ना, टेस्टिंग पे भी टाइम लगता है, टेस्टिंग पे भी एफर्ट लगती है, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल आपको क्या कहता है, आपका डिज़ाइन इस तरीके से हो, ठीक है, मतलब ये प्रिंसिपल अगर आप फॉलो करोगे तो फिर आप कभी भी इस तरह से डिज़ाइन, या तो डिज़ाइन इस तरह से नहीं करोगे, या तो चेंज उसमें नहीं करोगे, या आप कहोगे नहीं यहाँ पे लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल की वायलेशन हो रही है। तो आप क्या करो, आप अपना डिज़ाइन स्टार्ट से, अगर आपका डिज़ाइन ऐसा है, स्टार्ट से अगर आपका डिज़ाइन ऐसा है, फिर तो कोई इशू नहीं, ठीक है। फिर तो आप लेट से अगर ऐसी सब टाइप आ रही है जो हायरार्की में यहाँ पर फिट हो रही है, तो बेशक आप यहाँ पे करें, और अगर यहाँ पर फिट हो रही है तो बिल्कुल आप यहाँ पे करें, तब तो कोई इशू नहीं। लेकिन डिज़ाइन को चेंज करने का वो नहीं है। तो जब चीज़ें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हों, ठीक है, तो फिर आप इनहेरिटेंस यूज़ करो। और जब आपके पास आपको इस तरह की चीज़ें क्लियर नहीं है, आपको पता है कि फ्यूचर में चेंजेस आ सकती हैं, तो फिर आप क्या करो, फिर आप एसोसिएशन या कंपोजिशन को यूज़ करो। कंपोजिशन को अगर हम यूज़ करें तो क्या होगा, नया बिहेवियर आएगा, उसकी क्लास बनाएंगे, जिसको चाहिए होगा वो उसको उसके साथ लिंक कर लेगा, कंपोज कर लेगा, बस ये किया। बात समझ आ गई। इनहेरिटेंस की हायरार्की तो नहीं चेंज की ना, इनहेरिटेंस की हायरार्की में तो कोई हमने चेंज नहीं किया ना। तो देखिए ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ना, इनका ऑब्जेक्टिव और ये आपको यही बताते हैं कि आप चेंजेस को इजीली अडॉप्ट कर सके, डिज़ाइन आपका ऐसा हो, और आपको ये बताते हैं कि आप इनहेरिटेंस बेस्ड अगर डिज़ाइन उसके स्ट्रक्चर को चेंज ना करें, क्लासेस को इस तरह से सेपरेटली बनाएं कि एक जगह पे चेंज करने से उसका इफेक्ट दूसरी जगह पे ना आए। तो ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो आप, जिसको अगर हम फॉलो करें तो हमारा जो कोड है उसकी क्वालिटी क्या है वो इम्प्रूव हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ आप फ्लेक्सिबिलिटी का है या इन टर्म्स ऑफ आप लेस कम्प्लेक्सिटी का है। बात समझ आ गई। तो 3 प्रिंसिपल्स हमने पढ़े। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल ने हमें ये बताया कि अ क्लास शुड हैव 1 रीज़न टू चेंज। आप क्लास को एक मेन फंक्शनलिटी के लिए रखो कि भाई इस क्लास का ये काम है, ठीक है, उसकी आपको एग्जांपल दे दी। इससे होगा क्या कि वो क्लास जब चेंज होगी तो उस क्लास को चेंज होने के लिए एक ही रीज़न होगा कि हाँ भाई जब अटेंडेंस की क्लास है तो अटेंडेंस से रिलेटेड जो काम है वो यहाँ पर होगा, बाकी जो दूसरे काम है वो उसके लिए दूसरी क्लास है। तो इस तरह क्या होता है, हम क्लासेस, हम मॉड्यूलरिटी की तरफ जा रहे हैं। हम एक ही क्लास में सब कुछ नहीं लाएंगे, हम डिफरेंट 3, 4, 5, 6 डिफरेंट क्लासेस में हमारी फंक्शनलिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और वो आपस में डेफिनेटली बिल्कुल ही आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे, लिंक होगी। लेकिन एक जगह पे चेंज करने से दूसरी जगह पे उसका इफेक्ट कम से कम होगा। तो इन प्रिंसिपल्स का बेसिकली ये मकसद है, ठीक है। और टेस्टिंग की एग्जांपल तो आपको दे दी, तो उससे आपको और आपका माइंड अब बन जाना चाहिए कि कोड में चेंज लाने से समटाइम्स आपको नज़र नहीं आता। आप इनपुट देते हो, आउटपुट कुछ वैल्यूज़ पे आउटपुट सही दे रहा है, लेकिन कुछ अगर आप डिटेल से टेस्टिंग करो तो वो आपको आउटपुट भी सही नहीं दे रहा। अभी वो कैट और रैट वाली एग्जांपल आपको दिखा दी, ठीक है। तो ये 3 प्रिंसिपल्स आज के लिए काफ़ी। 2 प्रिंसिपल्स है कि जो कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका फिर इन्हीं प्रिंसिपल्स में आपका कल क्विज़ होगा। तो कल हम हाफ ऑफ द टाइम ये रिमेनिंग जो 2 प्रिंसिपल्स है इसको कवर कर लेंगे, और उसके बाद आखिर में आपका एक 15, 20, 25 मिनट का एक आपका क्विज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इन प्रिंसिपल्स को आप, ये तो आपको भी समझा दी, जो कल पढ़ेंगे तो उसको फिर आप देख लेंगे। क्या चीज़? अच्छा, ये लेक्चर, ये स्लाइड्स की वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर, अच्छा वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है, मैं दोनों कर दूँगा,